इस वक्त पुंछ से लेकर ठीक नौशेरा तक सियासत एक ही है। एहसान का बदला एहसान, और एहसान के चक्कर में वही वो जो सियासत रजौरी पुंछ की पुरानी है कि पहाड़ी एक तरफ और गुजर बकरवाल कबीला एक तरफ। कमियां हैं यहाँ पर। और रोड आज 2024 में भी हम बिजली और पानी की बात कर रहे हैं। आप जाकर देखें ऊपर बनवत में क्या हाल है, लोग किस तरह रो रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। आपको नौजवान कहूं, आपको ये कहूं कि अभी नौजवानी है लेकिन बुजुर्गी आपके सर पर आ चुकी है, तो कितना मुश्किल है अपने पिताजी की उस लेगेसी को कंटिन्यू करना। क्योंकि यशपाल शर्मा कोई छोटी शख्सियत नहीं, बल्कि रजौरी पुंछ की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। इलेक्शन जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन इलेक्शन से भी बड़ी शख्सियत थे वो, तो कितना मुश्किल। मोहसिन पुंछ और पुंछ की सबसे कद्दावर सियासी शख्सियत स्वर्गीय यशपाल शर्मा, मुफ्ती मोहम्मद सैयद के सबसे करीबी साथी, आखिरी सांस तक मुफ्ती मोहम्मद सैयद के साथ रहे, और उनके देहांत के बाद राजनीति में सक्रिय तो रहे, लेकिन जिस तरीके से मुफ्ती सैयद के साथ सक्रिय थे वैसे नहीं। उसके बाद वो दौर भी आया जब इसी मोहसिन पुंछ को ये लगने लगा कि अब शायद पीडीपी की सियासत में उनके लिए जगह बाकी नहीं रही है। थोड़ी देर के लिए खामोश हुए। उसके बाद अचानक आज से लगभग 2 साल 6 महीना पहले खबर आई कि यशपाल शर्मा का देहांत हो गया। तो उनके देहांत के बाद अब नजर इस तरफ थी कि इस खानवादे से, इस खानदान से इस लेगेसी को आगे लेकर कौन जाएगा। क्योंकि यशपाल शर्मा कोई आम आदमी नहीं थे। इसलिए आम आदमी नहीं थे कि आप रजौरी पुंछ के इलाके में रहते हैं, आप उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट पड़ रहा है, और इस दौर में भी एक वो शख्स जिसने भाईचारे की शमा को जलाए रखा और जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों मजहबी फिरकों से ताल्लुक रखने वाले लोग एक जैसा मानते थे और इनके हर्फ को हर्फ आखिर मानते थे, उस शख्सियत की लेगेसी को कंटिन्यू करना और उसको आगे लेकर जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोशिश में लगे हैं उनके बेटे डॉक्टर उदेश पाल शर्मा मेरे साथ इस समय हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको नौजवान कहूं, आपको यह कहूं कि अभी नौजवानी है लेकिन बुजुर्गी आपके सर पर आ चुकी है, तो कितना मुश्किल है अपने पिताजी की उस लेगेसी को कंटिन्यू करना। क्योंकि यशपाल शर्मा कोई छोटी शख्सियत नहीं, बल्कि रजौरी पुंछ की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। इलेक्शन जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन इलेक्शन से भी बड़ी शख्सियत थे वो, तो कितना मुश्किल है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जैसे आपने पूछा कि कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वालिद साहब जो थे वो बहुत ही बड़े किरदावर एक नेता थे, बहुत बड़े लीडर थे। तो उनकी लेगेसी को कैरी करने के लिए बहुत चीज़ें जो हैं वो बड़ा कुछ सोच विचार करके करनी पड़ती हैं। क्योंकि उनके नाम के साथ कोई एक फ़िरका नहीं जुड़ा हुआ था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप हमारे घर में आए हैं, आप खुद देखिए बाहर। उनका मतलब जैसा नेचर था, जैसे वो लीडर थे, मेरे ख्याल से आज वैसे लीडर नहीं हैं। क्योंकि आज ज़्यादातर आप देखिए कौम के नाम पे वोट मांगा जाता है। आप पार्टीज़ की आइडियोलॉजी देखिए, उनके मैनिफेस्टोज़ देखिए। क्योंकि आप हर जगह जाकर लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, अगर आप उनके मैनिफेस्टोज़ देखिए हर पार्टी के, तो आप खुद देखिए कि वो किस चीज़ मतलब उनकी विचारधारा क्या है। तो मेरे वालिद साहब की कोई विचारधारा किसी पार्टी के साथ एसोसिएशन में उनकी नहीं थी। वो खुद ही एक बहुत वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे। जैसे बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, उनके पीछे दुनिया थी। वो इसलिए थी क्योंकि वो दुनिया के काम करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। जो आता था हमारा दरवाजे में, वो दरवाजे हमारे हमेशा सभी के लिए खुले रहते थे। जैसे आपने कहा आपके दरवाजे खुले रहते थे, यशपाल शर्मा जी की जो राजनीति थी वो बाकियों से मुख्तलिफ इसलिए थी कि उन्होंने जिस एक सोच के साथ वो जुड़ गए उसको कभी छोड़ा नहीं। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि पीडीपी आपके लिए एक रास्ता था, पीडीपी आपके लिए एक ऑप्शन था, और वो इसलिए भी क्योंकि यूं माना जाता है कि आप महबूबा मुफ्ती के बड़े करीबी हैं। मुफ्ती साहब बहुत एहतराम किया करते थे यशपाल जी का, तो आपका आप उस तरफ गए नहीं। क्या वो जो आखिरी वक्तों में पीडीपी का रवैया था आपके अब्बा की तरफ,
क्या उसकी वजह से, या खुद ही आपको लगा कि मुझे उनकी सियासत के साथ मेरा कोई मेल नहीं खाता? जैसे कि वालिद साहब मेरे, जब मुफ्ती साहब का देहांत हुआ उसके बाद मेरे फादर साहब जो थे वो एक्टिव नहीं थे, मतलब इनकी पार्टी पॉलिटिक्स में, खास करके पीडीपी के साथ। क्योंकि कहीं जगह होता है आपका, कहीं जगह किसी के साथ मैच होता है। मुफ्ती साहब और वालिद साहब का बहुत बड़ा रिलेशन था। उनने बचपन से बड़े होने तक अपना पूरा जो सफ़र था वो इकट्ठे तय किया था। उसके बाद आपको पता है सोच मिलती नहीं है हर किसी के साथ। तो मेरे जो वालिद साहब थे वो इनएक्टिव हो गए थे। फिर वो आपने देखा होगा धर्म कर्म के काम में ज़्यादा लग गए थे। तो उसके बाद भी काफ़ी लोग उन्हें बोलते थे वालिद साहब को कि आपने इलेक्शन लड़ना है। तो हम भी खुश होते थे क्योंकि हम जहाँ जाते थे हमें लोग बहुत इज्जत मान देते थे, क्योंकि वालिद साहब ने काम ही ऐसे किए हैं दुनिया के। तो हमने भी सोचा, फिर वालिद साहब का भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनके साथ हम ही रहे सबसे ज़्यादा, और तो कोई रहा नहीं है। क्योंकि 8 साल हो गए मैं उनके साथ गाड़ी चलाने से लेके। 8 साल से अब अपने पिताजी के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, 8 साल। जबकि आप पेशे से एक बीडीएस डॉक्टर हैं। बीडीएस डॉक्टर हूँ मैं, पेशे से एक बीडीएस डॉक्टर हूँ। आज मुझे 7 ईयर प्लस हो गए, लगभग 8 ईयर्स हो गए मैं अपने वालिद साहब के साथ होता था। तभी ये अवाम जो है, उसी अवाम ने हमें कंपेल किया, मजबूर किया कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है। ये जो लेगेसी है, इस लेगेसी को आपने कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड करना। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि आखिरी वक्तों में रहे, तो क्या उन आखिरी वक्तों में किसी वक्त महबूबा मुफ्ती यहाँ आई, उन्होंने इस बात पर इजहार अफसोस किया कि जो जिस तरीके से आपके अब्बा के साथ उनके वालिद के की मौत के बाद जो रिश्ता आपके साथ उनको बनाए रखना था वो नहीं रख पाई, क्या उसके लिए उन्होंने कोई अफसोस का इजहार किया? कोई आपके साथ क्या कहते हैं माफी तलाफी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, आपको पता ही है 10 साल से तो हमारे यूटी में कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी थी वो आपने देखा होगा, कोई एक्टिवनेस किसी में भी नहीं थी। क्योंकि जो भी सेंटर बोलती थी बात की इलेक्शन होने वाले हैं, इंसान फिर पता लगता था 2-3 साल तक इलेक्शन होंगे ही नहीं। लेकिन जो जो हर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लीडर किरदावर वो मेरे वालिद साहब की इज्जत करते थे। अब जैसे आपने देखा होगा उनकी मृत्यु हुई, उनके जीते जी भी उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनकी रिस्पेक्ट करती थी, पीडीपी भी करती थी, बीजेपी के बड़े किरदावर नेता भी करते थे। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे, उनकी कोई अपनी एक इज्जत थी। जो ऐसा बिल्डअप था उनका, वो मैंने नहीं देखा आज किसी लीडर में। महबूबा आई हैं आपके पास उनके देहांत के बाद? बिल्कुल जी, महबूबा जी आए हम। उन्होंने कहा आपको कि वो जो आखिरी वक्तों में नाराजगी थी आपके पिताजी की उनके साथ? कोई नाराजगी नहीं थी। मैंने आपको क्या कहा, वालिद साहब की मेरी कोई नाराजगी, मैं आपको कह रहा था एक सोच का होता है फर्क। क्योंकि मेरे वालिद साहब मुफ्ती साहब के साथ, जैसे आपके वालिद साहब मेरे वालिद साहब दोस्त हों, क्या पता मेरी आपकी सोच थोड़ी डिफरेंट हो या ना मिलती हो। तो ये चक्कर है, फिर जब दोस्ती ही खत्म हो जाए, क्योंकि मुफ्ती साहब रहे नहीं, उसके बाद फिर उनका भी कोई दिल सियासत से थोड़ा सा हट गया। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप कोई आम खाम आदमी तो है नहीं, आप एक सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं। आपके चाचा हों या आपके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी हों, सबको मैंने लोगों की सेवा करते ही देखा है। और मैंने लोगों की सेवा इस भाव से करते देखा है कि अगर रात को 12 बजे भी कोई कह देना कि आ जाइए, तो अपना कामकाज छोड़कर जो है निकल आएंगे। तो आप जब ऐसे एक परिवार से आते हैं तो आपके लिए किसी भी राजनीतिक दल में जाना, पॉलिटिकल पार्टी में जाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप बीजेपी जा सकते थे, टीआरपी के हिसाब से बीजेपी में जा सकते थे, टीआरपी के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा सकते थे, क्योंकि जोर इन्हीं दो पार्टियों का इस वक्त है। और ये मेरी इतला भी है कि आपको इन जमातों ने आपको बोला भी कि आप आइए हमारे साथ, मगर यूं लगता है कि आपने को मन बना लिया था कि कहीं नहीं जाना। मैंने तो कोई मन नहीं बनाया था कहीं नहीं जाना, ना मैंने इलेक्शन लड़ने का कोई मन बनाया था। जब कोई इलेक्शन की डिक्लेरेशन हुई कि यहाँ पर हमारी यूटी में इलेक्शन होगा, तो वालिद साहब के जितने साथी थे उन्हीं ने कहा कि हमने इलेक्शन लड़ना है। पर किसी जमात में क्यों नहीं गए? जमात वाले तो आपके पास आए कि आइए, आप गए नहीं। जमात में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि कोई, अब आपको पता है टिकट देना, जमात में ज्वाइन कर लेना, उसके बाद टिकट ना मिलना, फिर बड़ा डिफरेंट सा सिस्टम बन जाता है। इसलिए हम जमात में किसी में गए नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो जमात ज्वाइन कर लो आप, तो उसके बाद वो आपको टिकट ऑफर ना करें, फिर जो अवाम है वो सारी गुस्सा हो जाए या वो मजबूर करे। तो इसलिए उन्होंने पहला हमारा जो है पॉइंट रखा कि हमने ये इलेक्शन लड़ना है, वो भी इंडिपेंडेंट लड़ना है। और तय कर लिया। बिल्कुल जी। 7 साल से आप सक्रिय हैं, बिल्कुल। लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 7 साल से जो ये आप सक्रिय रहे हैं, लोगों के बीच में गए हैं, कैसे आप, क्योंकि देखिए पिताजी तो आपके एक बड़े फिगर थे, अब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग तो पूछेंगे ना, क्योंकि देखिए कुछ सियासी लीडर हैं जिनके बच्चे सियासी मैदान में आए हैं, आप जानते हैं उनके बारे में लोग क्या कहते हैं। मैं पूछता हूं कि अच्छा जनाब बताइए लीडर कैसा, वो कहते हैं जी इनके पिताजी बड़े अच्छे थे लेकिन ये बड़े एरोगेंट है, इनके पिताजी बड़े अच्छे थे लेकिन ये इनको ठीक तरीका नहीं है बात करने का, इनके पिताजी बड़े अच्छे थे लेकिन ये जनाब इस तरह के हैं। तो
आप जब से आए हैं राजनीति में, 7 साल से आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, सोशल सर्विस में हैं, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों के बीच में हैं और आपको खुद क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों से? जैसे आप बैठते होंगे ना, तो जरूर दाएं बाएं वाले आके कहते होंगे डॉक्टर साहब आपके बारे में फलानी ऐसे बोल रहा था, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है हमें। 7 साल से हम सोशल सर्विस कर रहे हैं। जिसके घर में हमें जिसको रक्तदान किया है वो भी हमारी कसम नहीं खाते, वो हमारे फादर साहब के सारे साथी उनके बच्चों की कसम नहीं खाते, क्योंकि किसी की जान बचाना एक बहुत बड़ा काम है। तो हमने रक्तदान से लेके गरीब बच्चियों की शादी करवाने से लेके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेके उसके बाद कोरोना में इतना काम करने से लेके, तो ऑटोमेटिकली जो है वो लोग हमें इज्जत करने लगे, क्योंकि एक वालद साहब का नाम तो जुड़ा ही था। उन्हें सोचा उनका बच्चा है, ये भी अच्छे काम कर रहा है, तो वाकई इसके साथ उनके बच्चों हमारे बच्चों को भी जुड़ना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इस वक्त पुंछ से लेकर ठीक नौशेरा तक सियासत एक ही है, एहसान का बदला एहसान, और एहसान एहसान के चक्कर में वही वो जो सियासत राजौरी पुंछ की पुरानी है कि पहाड़ी एक तरफ और गुजर बकरवाल कबीला एक तरफ। इस माहौल में आप उतरे हैं मैदान में, किस हद तक आप ये मानते हैं कि आपके इलाके की पसमानदगी, आपके इलाके की बैकवर्डनेस, सड़कें ना होना, अस्पताल हैं लेकिन वहां डॉक्टरों का ना होना, पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, वहां पर फैसिलिटीज ना होना, रात को आपको भागना पड़ता है पेशेंट लेकर जीएमसी राजौरी, और वहां पर भी आपको इलाज नहीं मिलता, आपको जम्मू जाना पड़ता है। तो किस हद तक आपको लगता है कि इस सारे माहौल के बीच में आपका ये, मैं जो आपने अपना मैनिफेस्टो बनाया है मैं इसको पढ़ रहा था, तो इसमें तमाम बातें बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की हैं कि आप कोई इलेक्ट्रिक लाइन सेंक्शन करवाएंगे, फिर आपने कहा कि मल्टी स्टोरी पार्किंग बनवाएंगे, ये जितनी दिक्कतें यहाँ लाइब्रेरी की बात है, कॉलेज की बात है, रिंग रोड की बात है, इसमें कहीं ये वाली बात नहीं जो बात यहाँ चल रही है। तो किस हद तक आपको लगता है कि आपका ये जो मैनिफेस्टो, आपका ये जो एजेंडा है, ये कामयाब हो पाएगा इस माहौल में? बिल्कुल, एक अच्छी नीयत से, एक अच्छी सोच से अगर आगे चलो तो ईश्वर ज़रूर कामयाब करता है। मेरे वालिद साहब का भी कहना था। तो हम कहीं भी गए इस कैंपेन में, पूरे इलेक्शन में हम जहाँ भी गए हमने देखा बहुत ही बुरी हालत है। आपने खुद देखा होगा इस बार डीडीसी चेयरमैन को 102 करोड़ रुपया हमारे पुंछ की डेवलपमेंट के लिए आया, डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो क्या हुआ हमारे पुंछ में? आज आप पुनी तड़े जाकर देखें क्या हालत है। लोगों के घरों में इतनी बुरी हालत है, पानी जब आता है, बरसात होती है तो उनके घर की बुरी हालत हो जाती है रोडों की। इस हिसाब से दरे जाकर देखिए, पेड़ों के साथ बिजली की तारें बंधी हुई हैं। तो अगर जिन जिन सियासी पार्टियों ने यहाँ पर जो जो नुमाइंदे चुने गए आज तक, एनसी के, पीडीपी के, उन्होंने किया क्या फिर लोगों के लिए? तो बची बात आप खुद देख सकते हैं, सेक्रेटरेट का जो काम चल रहा है आज तक वो इनकम्प्लीट है। यूनिवर्सिटी की जो बात काम शुरू हुआ वो था जिसको 9-10 साल होने लगे, आज तक वो इनकम्प्लीट है। तो आप देखो, आज कोई भी छोटी मेडिकल इमरजेंसी हमें हो जाती है, हम सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर उस हिसाब से जीएमसी सेटअप नहीं है हमारे पास, हमें सीधा रेफर कर दिया जाता है। और रजौरी पहुँचते पहुँचते कितनी बार हमारे लोग बेचारे जान से हाथ गवा बैठते हैं। तो मैं यही आपको कह रहा हूँ, बहुत कमियां हैं यहाँ पर। और रोड, आज 2024 में भी हम बिजली और पानी की बात कर रहे हैं। आप जाकर देखें ऊपर बनवत में क्या हाल है, लोग किस तरह रो रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, पानी ही नहीं है वहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल पानी नहीं। आप खुद जाकर अब यहाँ आएँ तो आप कवरेज के लिए ज़रूर मेरी माने, दरे भी जाएँ, बनवत भी जाएँ, जहाँ जहाँ जा सकते हैं आप पेरे जाएँ, आपको खुद पता लगेगा लोग किस हालात से रह रहे हैं और क्या क्या आज तक सियासी लीडरों ने उनके लिए किया, जो जिन्हें लोगों ने वोट देकर अपना नुमाइंदा बनाया। लेकिन ये तो आपका एजेंडा तो बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बातें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैंने तभी आपसे पूछा कि किस हद तक आप मानते हैं कि गुजर बकरवाल कबीला और पहाड़ी कबीला रिजर्वेशन के मिलने के बाद भी, लड़ाई इतनी खतरनाक है कि मुझे सोरनकोट में जाके पता चला कि पहाड़ी कबीले के लीडर जो वहां कैंपेन कर रहे हैं, उन्होंने किसी ऐसे गांव में जाकर कैंपेन नहीं की जहां मेजॉरिटी गुजर बकरवाल कबीला के लोग रह रहे थे। तो जब इतनी इंटेंस किस्म का मामला यहां पर है कि आप, यहां धर्म कोई मामला नहीं है, समुदाय कोई मामला नहीं है, यहां मामला सिर्फ यह कि आप पहाड़ी हैं या आप गुजर बकर, जब इस तरह का माहौल हो, क्या आप ये मानते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी एक आपके नुमाइंदे की होनी चाहिए वो जीरो हो जाती है? क्या आप नुमाइंदे को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो बटे हुए हैं ना किसी और मसले में? तो किस हद तक आप मानते हैं कि ये चीज जो है आपकी बैकवर्डनेस के लिए, आपकी ये जो परेशानी है उसके लिए जिम्मेदार है? ये चीज़ जो है आपने देखा होगा, जिसकी आपने बात की, पहाड़ी गुजर बकरवाल कबीला, एमपी इलेक्शन हो चुके हैं। अब बात करिए डेवलपमेंट की।
तो मेरे वालिद साहब ना पहाड़ियों के लीडर थे, मेरे वालिद साहब सभी के लीडर थे। वो पहाड़ियों के भी लीडर थे, गुजरों के भी लीडर थे, हिंदुओं के भी लीडर थे, मुस्लिमों के भी लीडर थे, क्रिश्चनों के भी लीडर थे, सिखों के भी लीडर थे। तो बात करनी चाहिए, ये सियासी पार्टियां पोलराइज करने की कोशिश करती हैं, हमें बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने कैसे डेवलप करना है, लोगों का कैसे भला करना है, लोगों को जो जो मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं उनको कैसे दूर करना है। ये जो अक्सर पोलराइजेशन के कारण लोग इस तरह से चपेट में आ जाते हैं, वो आने वाला फ्यूचर जो है, बच्चों के मुस्तकबिल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। अब वोटर जो है वो बहुत साइलेंट है। अगर आप घूम रहे हैं इस एरिया में, खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आप खुद देखिए, वोटर आजकल जलसों में जाना पसंद नहीं करता, साइलेंट। बिल्कुल साइलेंट वोटर है। और आप खुद देखेंगे ज़रूर चेंज आएगी और ज़रूर चेंज लाएंगे लोग, पक्की चेंज लाएंगे। पक्की लाएंगे। अच्छा, आखिर मुझे ये बताएं, बिल्कुल हल्का सा सवाल है कि कार्डियोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर सुशील शर्मा, वो आपके चचा हैं। मैंने उनका देखा है कि पुंछ से कोई भी आदमी चला जाए, राजौरी से कोई भी आदमी चला जाए, या मान लीजिए किसी इलाके से कोई भी आदमी चला जाए और वो फोन लगाए, नॉर्मली डॉक्टर फोन नहीं उठाते, तो डॉक्टर साहब फौरन फोन उठाएंगे, और अगर अस्पताल में नहीं हुआ घर बुला लेंगे। और मैंने बड़ी बार देखा वहाँ उनके घर में मेला लगा होता है, लोगों का, जनता वहाँ इकट्ठी होती, कई बार आपके पिताजी से वहाँ पर भी मुलाकात होती थी। तो किस हद तक ये क्या है आपके परिवार में कि आप हों, आपके चचा हों, या आपके दूसरे चचा हों, या परिवार एक जो आपके चचा का देहांत भी हुआ, इन सबको जब जब मैं देखता हूं, तो क्या है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलता जो कमर्शियल हो गया हो, जिसने प्रॉपर्टियां बनानी शुरू कर दी हो, बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी हो, सारे इसी काम में लगे हैं, किसी की मदद की जाए जिस तरीके से हमसे हो सके। तो इज इट अ प्लस फॉर यू और इज इट अ माइनस फॉर यू? सर ये प्लस है मेरे लिए, क्योंकि सारे जो हमारी, आपने चचा की बात की, बाकियों की बात की, वो सारे इंस्पायर हुए मेरे वालिद साहब से। क्योंकि मिलिटेंसी का दौर था, लोग लीडर कहीं तो जम्मू भाग गए हुए थे, तो मेरे वालिद साहब के पास जो लोग आते थे, वालिद साहब अपना खाना छोड़ के सीधा थाने चले जाते थे, आर्मी में चले जाते थे उन लोगों की जान बचाने के लिए। तो इंस्पायरेशन तो मिलती है इंसान को। जब इतने बड़े यशपाल शर्मा जी जैसी शख्सियत घर में बैठी है तो दुनिया इंस्पायर होती है। घर के लोग तो छोड़ो, दुनिया इंस्पायर होती है। तो मैं तो उनके साथ 7-8 साल से रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी इतना इंस्पायर्ड हूँ। मैंने तभी करके, बीइंग अ डॉक्टर, मैं डेंटल सर्जन हूँ, मैंने अपनी फाउंडेशन बनाई, वाईपीएस फाउंडेशन। पहले तो बिना किसी नाम पे काम किया, उसके बाद सोचा कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन करके हमें भी एक लाइमलाइट में आना चाहिए, काम करें, लोगों के बीच रहना चाहिए। फिर हमने इसको नाम दिया, उनके जीते जी, आप खुद देख सकते हैं, यशपाल शर्मा फाउंडेशन हमने वालिद साहब के नाम पे नाम दिया, क्योंकि वो नाम ही इतना बड़ा है। जब घर में ऐसी शख्सियत हो तो इंसान बेसिकली इंस्पायर तो होगा ही होगा। तो बहुत इसमें बहुत कोई बड़ी शुक्रिया, बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, डॉक्टर उदेश पाल शर्मा पुंछ से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये स्वर्गीय यशपाल शर्मा के सुपुत्र हैं, और आपने इनकी बातचीत से भी सुन लिया होगा कि ना पूरी बातचीत में कहीं पर ये पहाड़ी गुजर कबीले की लड़ाई के बारे में इन्होंने बात की, ना हिंदू मुसलमान पे कोई बात की, और ना ही इन्होंने दाएं बाएं घुमाने की कोशिश की। बड़ी साफ सुथरी बातें की। अब देखना ये होगा कि पुंछ के लोग जब 25 तारीख को वोट डालने जाएंगे, तो क्या वो ये जो फिरका वाराना जंग यहां पर है, क्या उस बुनियाद पर वोट डालेंगे, या वो वोट सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए डालेंगे?